नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन के रूप में जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है भारतीय इतिहास के स्रोत। तो दोस्तों, अगर हमारा ये लेसन अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। दोस्तों, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी विषय की आधारभूत या विषय वस्तु है या जो विषय उसका निर्माण है वो कुछ तत्वों के आधार पर या कुछ संगठनों के आधार पर, जो घटक होते हैं उनके आधार पर होते हैं। जैसे भारतीय इतिहास स्रोत हैं, उसी तरह भारतीय इतिहास के स्रोतों में स्रोत कहाँ से होता है वो होता है, तो स्रोत कहाँ से होता है मतलब किसी चीज़ की उत्पत्ति या उद्भव। किसी चीज़ स्रोत का मतलब किसी भी विषय वस्तु की उत्पत्ति या उद्भव किससे होता है, तो वो होता है उसके स्रोत। स्रोत का मतलब उत्पत्ति, उसको बोलते उत्पत्ति। जैसे मैं आपको दोस्तों एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊं कि जैसे हम कोई इमारत बनाते हैं, मान लीजिए कोई मकान बना रहे हैं, तो उस मकान के लिए जो स्रोत है या जो उसकी आधार नींव है वो उसको क्या स्रोत है, नींव उसको क्या आधार स्तंभ का कार्य करता है, या जो उसके ऊपर पूरी बुनियाद या पूरी भवन का निर्माण होता है। इसी तरह जो दोस्तों इतिहास विषय है, इतिहास विषय में इस स्रोतों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण या बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो हम जो आज जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं कि इतिहास में स्रोतों की आवश्यकता क्यों है, स्रोतों की आवश्यकता क्यों है, इतिहास में स्रोतों की आवश्यकता क्यों। तो सबसे पहले दोस्तों जो इतिहास का लेखन होता है, इतिहास का लेखन या इतिहास जो लिखा जाता है, उस इतिहास लेखन है वो स्रोतों के आधार पर ही होता है। इतिहास का लेखन है उसके लिए उस इतिहास लेखन में स्रोत है वो उन्हीं के आधार पर होता है। दूसरी बात है कि जो इतिहास का है वो जो स्रोत होते हैं वो क्या है, आधार स्तंभ है, आधार है या जो उनके बुनियादी घटक कह दो ये, या जो स्तंभ है वो आधार स्तंभ होता है। दूसरी बात है इतिहास को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए, वस्तुनिष्ठ कहाँ से है, इतिहास सब्जेक्ट उसको वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए, वस्तुनिष्ठ मतलब उसको एक वैज्ञानिक आधार देने के लिए। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाऊं कि मैं पूछूं भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है। मैं अगर आपसे पूछूं भारत की राजधानी दिल्ली है, अगर मैं इसी बार पूछूं, मैं आपको पूछूं जो अभी वर्तमान में गलवान वैली में जो चल रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है, तो जो इसका उत्तर होगा वो अपने अपने अलग अलग तरीके से अलग होगा। इसी जो इसको वस्तुनिष्ठ क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए इसको किसी चीज़ को एक पिन पॉइंट में या टू द पॉइंट कहा जा सके उसको। जैसे मैंने पूछा दिल्ली है, तो दिल्ली सभी, मैं पूछूं कि भारत की राजधानी क्या है, तो सभी कहेंगे नई दिल्ली। तो इसी तरह, लेकिन मैं दूसरी तरफ पूछूं कि गलवान वैली के बारे में आपके क्या विचार हैं, तो वो सब अलग अलग बताएंगे। तो उसको बोलते हैं आत्मनिष्ठ या विषयनिष्ठ। और जो वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है जो टू द पॉइंट हो, उसे बोलते हैं वस्तुनिष्ठ। तो इतिहास विषय को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए, क्योंकि दोस्तों जो विषयनिष्ठ या आत्मनिष्ठ उसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार वस्तुनिष्ठ शब्द उसका विश्लेषण है वो बेहतर ढंग से किया जा सकता है। तो इतिहास विषय को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए स्रोतों की आवश्यकता होती है। दूसरी बात है इतिहास को जो कपोल काल्पनिक जो कथाएं हैं, जो कपोल काल्पनिक जो कथाएं उनसे हटके उसको वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए, या जो दंत कथाएं हैं, जो अक्सर हम दंत कथाएं सुनते हैं, उनसे हटके इसको वैज्ञानिक आधार देने के लिए इसका स्रोतों का जरूरत होती है। दूसरी बात है कि इन स्रोतों के आधार पर ये विश्लेषण कर सकते हैं। अगर स्रोत नहीं होंगे तो हम विश्लेषण किसका करेंगे, तो वो क्या है, कहानियाँ होगी या एक तरह की लोक कथाएँ होगी या दंत कथाएँ होगी, तो उसका विश्लेषण करने के लिए हम इतिहास विषय के स्रोतों की आवश्यकता है वो बहुत महत्वपूर्ण पड़ती है। दूसरी बात, इतिहास स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। जैसे आपने नाम सुनोगा एक प्राग ऐतिहासिक, नाम सुनोगा प्राग ऐतिहासिक, एक नाम सुनोगा आद ऐतिहासिक, एक सुना होगा आपने ऐतिहासिक। इस तरह आपने नाम सुना। तो प्राग ऐतिहासिक क्या होता है, इसके अंदर कोई भी साहित्यिक स्रोत नहीं होते, उनको क्या बोलते हैं, प्राग ऐतिहासिक। जैसे पाषाण काल है, तो पाषाण काल क्या है, वो हमारा एक
तो पाषाण काल क्या है, वो प्राग ऐतिहासिक काल है। और जिसके आद्य ऐतिहासिक में क्या होता है दोस्तों, जिसमें साहित्यिक स्रोत तो होते हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया है, उनको क्या बोलते हैं, साहित्यिक आद्य ऐतिहासिक, जिसके अंदर जैसे आपने देखा सिंधुगढ़ सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है या सिंधुगढ़ सभ्यता है या फिर आपने देखा वैदिक सभ्यता है, ये क्या है, आद्य ऐतिहासिक, एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। दूसरी बात ऐतिहासिक, जिसके अंदर जो साहित्यिक स्रोत भी हैं और पढ़ा भी गया, उनको बोलते हैं साहित्य, उनको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। जिसके अंदर क्या, जैसे मौर्य काल है या मौर्योत्तर काल है या गुप्त काल है, इस तरह के को इनको क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक काल। तो ये हो गया इस स्रोतों के आधार पर इतिहास का विभाजन। दूसरी बात है कि अब एक साहित्यिक स्रोतों के प्रकार क्या है। तो साहित्यिक स्रोत है, उसके प्रकार कितने हैं, जो आपने अक्सर देखा होगा या जाना होगा, साहित्यिक स्रोतों के प्रकार। जैसे साहित्यिक स्रोतों के प्रकार, दरअसल इतिहास के अंदर साहित्यिक स्रोत वो मुख्य रूप से 2 होते हैं, लेकिन इनका 3 भी विभाजन कहीं की पढ़ने को मिल जाता है। जैसे सबसे पहले होते हैं वो पुरातात्विक स्रोत, तो सबसे पहले वो पुरातात्विक स्रोत, जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो पुरातात्विक स्रोत। दूसरे होते हैं साहित्यिक स्रोत, तीसरे होते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण या विदेशी यात्रियों के विवरण, विदेशी यात्रियों के विवरण, वो विवरण होते हैं। इसी तरह दोस्तों जो ये मुख्य रूप से 3 भागों में इतिहास स्रोतों को विभाजन किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। तो दोस्तों पढ़ते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, जो दोस्तों पुरातात्विक स्रोत के अंदर क्या आते हैं, जैसे आपने देखा होगा अभिलेख, नाम सुनोगा अभिलेख, या आपने नाम सुनोगा सिक्के, या आपने नाम सुनोगा कोई स्मारक या भवन, या आपने नाम सुना होगा मूर्तियां हैं, या आपने नाम सुना होगा चित्रकला है, या आपने मृद का से होते हैं मिट्टी के बर्तन, मृद का मतलब होता है मिट्टी और भांड का मतलब होता है बर्तन, मृद भांड। तो ये दोस्तों क्या होते हैं, पुरातात्विक स्रोत होते हैं। दूसरे होते हैं तो साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत के अंदर आपने सुन, साहित्यिक स्रोत, तो साहित्यिक स्रोत है वो मुख्य रूप से भारतीय जो होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, उनको मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है धार्मिक साहित्य, जो किसी धर्म विशेष का, उनको बोलते हैं धार्मिक साहित्य। एक होता है धर्मेतर, मतलब धर्म से इतर, धर्मेतर, या इसको लौकिक भी बोलते हैं, जिसकी विषय वस्तु है या उनका जो लिखने का संदर्भ है वो जो धर्म से हटके दूसरे लौकिक विषयों पर, उनको वो धर्मेतर साहित्य है। दोस्तों जो धार्मिक साहित्य है, इनको धार्मिक साहित्य को फिर आगे 3 भागों में बांटा गया है। जैसे आपने ब्राह्मण साहित्य, एक ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है बौद्ध साहित्य, तीसरा है जैन साहित्य। इन 3 भागों में बांटा गया है। फिर ये दोस्तों इस तरह जो साहित्य है वो इस तरह बांटा गया, 3 भागों में, अलग अलग भागों में बांटा गया। अब आगे जो आपने है वो विदेशी यात्रियों के विवरण। दोस्तों विदेशी यात्रियों के विवरण है वो भी 3 भागों में बांटे गए हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण, मुख्य रूप से तो विदेशी यात्रियों के विवरण वो 3 भागों में बांटा गया। जैसे विदेशी यात्री पहले यूनानी या रोम यात्री, या जो यूनानी या रोम जैसे यात्री भी कह सकते हैं, या कुछ जैसे लोग जैसे यूरोडोटस जैसे भारत में कभी आए नहीं, उन्होंने भारत के बारे में इतिहास लिखा, तो यूनानी या रोमन इतिहासकार है यात्री। दूसरे होते हैं वो चीनी यात्री, जैसे हेवेन सॉन्ग है, फाइयान है, इत्सिंग है, जैसे उन्होंने जो लेखन वो मिलता है। तीसरा होता है अरबी, जो मध्यकाल के अंदर या पूर्व मध्यकाल के अंदर जो भारत के अंदर यात्री आए हैं, उनसे जो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जो स्रोत मिलते हैं, उनको 3 भागों में बांटा गया है, यूनानी, रोमन और अरबी में।
अब दोस्तों हम इसको और भी ज़्यादा गहराई से पढ़ें तो वो आगे पढ़ते हैं, देखो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों लिया था पुरातात्विक स्रोत। सबसे पहले हमने लिया था पुरातात्विक स्रोत, जो हमने अध्ययन के रूप में सबसे पहले लिया था वो पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंदर हमने लिया था अभिलेख। तो दोस्तों पढ़ते हैं अभिलेख के बारे में। पुरातात्विक स्रोत के बारे में सबसे पहले अभिलेख है। अभिलेख दोस्तों क्या थे? अभिलेख जितने भी जो किसी भी प्राचीन वस्तु विषय उनको सबको अभिलेख बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा शिलाओं पे लिखा गया, शिलालेख। शिला का मतलब होता है किसी पहाड़ की चट्टान पे लिखा है, उसको बोलते हैं शिलालेख। जैसे आपने नाम सुना होगा अशोक के व्रत शिलालेख, लघु शिलालेख। तो वो जो शिलाओं पे पहाड़ी पे जो लिखा गया उसको शिलालेख बोलते हैं। दूसरा होता है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख का मतलब किसी पिलर नुमा संरचना पे लिखा गया उसको बोलते हैं स्तंभ लेख। तीसरा होता है भित्ति लेख। भित्ति का होता है दोस्तों मतलब होता है दीवार, जिसकी किसी मंदिर की दीवार है, किसी भी स्थान की दीवार उस पर लिखा गया उसको बोलते हैं भित्ति लेख। एक होता है ताम्र पत्र, मतलब किसी ताम्र की पट्टिका या ताम्र की इस तरह की संरचना पे उस पर लिखा गया उसको बोलते हैं ताम्र पत्र। दूसरा एक होता है प्रशस्ति। प्रशस्ति किसी की प्रशंसा में लिखा गया उसको प्रशस्ति बोलते हैं। या फिर दोस्तों किसी भी मृदबांड पे भी इसकी संरचना हो सकती है, या किसी सिक्कों पर भी इसकी जो लेख लिखा गया उसे। तो ये दोस्तों पूरा सम्मिलित रूप से को क्या बोलते हैं? अभिलेख बोलते हैं। अभिलेख जो इन पुरातन चीजों पर लिखा गया वो इन सबको अभिलेख बोलते हैं। अभिलेख के अंदर किसी भी एक विशेष चीज को नहीं बोलते। इनका शिलालेख को भी अभिलेख बोलते हैं। स्तंभ लेख है, भित्ति लेख है, या ताम्र पत्र है, प्रशस्ति है, मृदबांड पे कोई लेख लिखा गया है, या जो सिक्कों पर लिखा तो उसको सम्मिलित रूप से अभिलेख बोलते हैं। दोस्तों एक और इसके बाद जो अभिलेखों के बाद है वो सिक्के हैं। दोस्तों इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सिक्के हैं। अभिलेख है, इसमें भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण लेख होते हैं। अभिलेखों की विशेषता क्या होती है? स्थायी होते हैं। इनको जैसे मान ली मौर्य काल के अंदर लिखे गए हैं तो वो अभी भी स्थायी है। 25-24 साल तक या उससे 23-24 साल तक पुराना वो, इसमें स्थायित्व की भाव जो स्थायित्व ज़्यादा होता है, इसी कारण ये ज़्यादा। दूसरा इसमें जो शासकों के समकालीन होते हैं, जो अभिलेख होते हैं वो शासकों के समकालीन। जैसे मान लिया अशोक ने लिखवाए तो उसके अशोक के समकालीन है। इसलिए अभिलेखों का महत्व पुरातत्व में या जो इतिहास के अंदर इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आपने सुना होगा, जैसे मुख्य रूप से जो अभिलेख होते हैं, जैसे बोगुस-गोई का अभिलेख, जिसके अंदर जो मध्य एशिया के अंदर, पश्चिमी एशिया के अंदर जो लेख है वो, या फिर आपने अशोक के अभिलेख है, या फिर आपने जैसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है। ये सभी अभिलेख। जैसे आपने नाम सुना होगा खारवेल का अभिलेख, या फिर आपने नाम सुना होगा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, या फिर आपने रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये जितने भी अभिलेख ये महत्वपूर्ण अभिलेख है। अब इसके बाद दोस्तों आते हुए तो मुद्रा का मतलब सिक्के। इसको मुद्रा या सिक्के। तो मुद्रा के अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूमिस्टिक। मुद्रा के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक, उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक। जिस अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक। और दो न्यूमेरिक्स में, और जहाँ पुरानी जो सिक्के एक साथ मिलते हैं उनको बोलते हैं हॉर्ड्स या इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते निधि। तो पुरानी जो भंडार मिलता है उसको बोलते हैं निधियाँ या हॉर्ड्स बोलते हैं। दोस्तों सिक्कों का वो महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों दोस्तों? जो सिक्के होते हैं वो आर्थिक महत्व बताते हैं। किसी भी शासनकाल, किसी भी वंश का वो उसका आर्थिक स्थिति का घोतक होते हैं, आर्थिक महत्व को बताते हैं। मान लीजिए किसी भी वंश के अंदर जो सोने के सिक्के निकले तो मतलब पता चलता है कि उसकी आर्थिक स्थिति समृद्ध थी, या किसी वंश के अंदर तांबे के सिक्के निकले तो आर्थिक स्थिति निम्न थी। तो उसके लिए दोस्तों सबसे बड़ी जो आर्थिक महत्व को दर्शाते हैं सिक्के, वो आर्थिक महत्व को दर्शाते हैं। उसके बाद इसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में सिक्के पता चलता है। मतलब कि मौर्य काल के बारे में जानेंगे, या गुप्त काल के अंदर, या कुषाण का
कुषाण काल के बारे में जानेंगे तो उनमें सिक्कों का वो पता चलता है कि उनकी राजनीति स्थिति कैसे थी। या फिर आप देखोगे उसकी भौगोलिक विस्तार में जहाँ जहाँ सिक्के मिलते तो पता चलता है उस जो साम्राज्य उसका कहाँ तक विस्तार था। उसमें अगर सिक्कों पे कोई अगर किसी देवी देवता के चित्र बने तो उसकी धार्मिक स्थिति का पता चलता है। या फिर उस पर कोई लेख लिखा है तो उसकी भाषा या लिपि का जानकारी मिलती है। या किसी शासकों का चित्रण वो किसी शासकों का चित्रण है, चित्र बना हो तो उससे पता चलता है कि उनकी वेशभूषा के बारे में या क्या उनके साथ, जैसे मान लीजिए एक समुद्रगुप्ता जिसमें वीणा बजाते हुए मिलता है तो ये क्या है, उसमें उनकी शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने देखो हड़प्पा के काल के अंदर क्या है, मौर्य मिलती है, हड़प्पा काल के अंदर मौर्य मिलती है। या फिर हम ऐतिहासिक काल के अंदर जो मौर्य काल के अंदर है वो मौर्य काल के अंदर आहत सिक्के मिलते हैं। आहत का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं किसी भावना को आहत या ठेस पहुंचाना, तो क्या किसी भी जो धातु होता है उन पे ठप्पा मार के जो सिक्के बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं आहत सिक्के। मतलब जैसे मान लीजिए कोई जैसे हम अंगूठा देते हैं तो अंगूठा लगाने से जो मार्क्स लगते हैं उसी तरह वो आहत लगता था, उसको बोलते हैं आहत सिक्के। या फिर आपने सुना होगा इंडो ग्रीक शासक हुए, उन्होंने सबसे पहले वो लेख युक्त सिक्के चलवाए थे, लेखन युक्त, जो जिस पे लेख लिखा होता है, लेखन युक्त सिक्के, लेख युक्त सिक्के चलाए थे। या फिर उन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए या तस्वीर वाले सिक्के चलाए, इस तरह उनकी कुछ विशेषता थी। या आपने देखा कुषाणकालीन सिक्के, जिनपे कुषाणों के सिक्के, वो कुषाणकालीन सिक्के, उन पे अलग अलग तरह की संरचना बनी हुई। तो कुषाणकालीन सिक्के वो उनके बारे में सबसे पहले सोने के सिक्के उन्होंने कुषाणों ने भारत के अंदर शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए। या फिर जो गुप्त काल के अंदर जो मिलावटी सिक्कों के बारे में गुप्त सर्वाधिक को सोने के सिक्के चलाए, लेकिन उसमें जो सोने की जो मात्रा थी वो कम थी। या जो सातवान शासक थे उन्होंने शीशे के सिक्के चलाए, तो इस उन सिक्कों के बारे में जानकारी मिलती है। या जैसे मान लीजिए कनिष्क के सिक्के हैं, तो कनिष्क के सिक्कों से क्या मिलता है, उनके कनिष्क पे बौद्ध का अनुयायी होने का घोतक है, उस पर बौद्ध अनुयायी होने के बौद्ध के चित्र हैं। या फिर आपने उत्तर भारत के अंदर 7वीं शताब्दी से एक गद्दे या सिक्के चलते हैं, जिन पर गधे की आकृति बनी, गद्दिया चित्र में तो बोलते हैं, गद्दिया सिक्के बोलते हैं। तो इस तरह ये सिक्कों का इतिहास है, सिक्के महत्वपूर्ण है। दूसरा होता है दोस्तों जैसे स्मारक या भवन होते हैं। स्मारक या भवन दोस्तों किसी भी जैसे हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े अवशेष क्या बोलते हैं, वहाँ का नगर जो विन्यास है वो मिलता है। तो नगर विन्यास है वो नगर विन्यास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसी तरह उसके बारे में हम जानकारी लगाते हैं कि उनका नगरों के बारे में एक जो सड़कें हैं वो चौड़ी हुआ करती थी, या एक दूसरे पे समकोण काटती थी, या एक हर घर के अंदर कुआं होता था, या उनका आंगन वो अलग अलग 2-2 मंजिल के भी इमारतें हुआ करती थी। तो इस तरह के उनके नगर विन्यास के बारे में जानकारी मिलती है। जो नगर विन्यास के अंदर नगरों के अवशेष मिलते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता गए। या फिर जो अंतरजी खेड़ा है गाँव है, जो यूपी के अंदर अंतरजी खेड़ा है, उसके अंदर लोहे के अवशेष मिले हैं, तो उससे पता चलता है कि लोहे का प्रयोग है, लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। या फिर आपने जो कालीबंगा है, ये कालीबंगा या आड़ सभ्यता है, या जो ताम्रपाषाण सभ्यता, उनके बारे में सिक्के, उनके वहाँ अवशेष मिलते हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है कि उनके औजार कैसे थे, उपकरण कैसे थे, उनके निवास स्थान कैसे थे, तो उनके औजारों के बारे में जानकारी मिलती है। या फिर उनके उपकरणों के बारे में जानकारी मिलती है। या फिर उनके निवास स्थान के बारे में, मतलब घरों की संरचना कैसी थी, ईंटों से थे या पक्की ईंटों से बने थे या कच्ची ईंटों से बने थे, या पत्थरों से बने थे, पत्थरों का प्रयोग करते थे, ईंटा, या फिर उसमें गारे का प्रयोग करते थे, चूने का प्रयोग करते थे, इस तरह की जानकारी मिलती है। या फिर समाधियाँ मिलती है, तो इस तरह की उनकी जो समाधियाँ मिलती है तो उनकी धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो इतिहास है वो इन्हीं स्रोतों के आधार पर लिखा जाता है कि जो स्रोत क्या क्या रहे होंगे। या फिर आपने दोस्तों का आपने जो मूर्तियाँ हैं, मूर्तियाँ से भी जानकारी मिलती है। मूर्तियों की या मंदिरों से क्या है, मूर्ति या मंदिर है उनसे भी ऐतिहासिक स्रोतों से जानकारी मिलती है। मान लीजिए मूर्ति है, आपने देखा, आप आगे विस्तृत से अध्ययन करेंगे कि बौद्ध काल के अंदर मूर्ति कलाएँ आई, जैसे आपने नाम सुना गांधार कला है, मथुरा कला है,
या फिर अमरावती कला नाम सुना होगा। तो ये कलाएं जो अलग अलग जो शिल्प जो मूर्ति कलाएं अलग अलग कलाई हुई उनसे उनके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे मान लीजिए गांधार कला है, गांधार कला में विदेशी प्रभाव देखा जाता है। या अमरावती कला में जो विशुद्ध भारतीय है, विशुद्ध भारतीय है। तो इस तरह की इससे क्या, जैसे मान लीजिए गांधार कला विदेशी, तो इससे जानकर क्या होता है कि वहाँ पे गांधार के अंदर विदेशियों का प्रभाव, जैसे इंडो ग्रीक शासकों का प्रभाव था, तो इससे प्रभाव गवान चलती है। या विशुद्ध जो अमरावती की विशुद्ध है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो अमरावती के वो किसी भी बाहरी प्रभाव से प्रभावित नहीं थी। इस तरह का प्रभाव मिलता है। इससे मथुरा में मिलता है वो, जैसे मथुरा की जो मूर्ति है वो आध्यात्मिक, ज़्यादा आध्यात्मिक बल दिया गया। तो इस तरह की दोस्तों जानकारी मिलती है कि जो स्रोत, इन्हीं से हमारे जो इतिहास विषय का निर्माण होता है धीरे धीरे। जैसे आपने इन्हीं से पता चलता है कि जो इतिहास का निर्धारण कैसे होता है। दूसरा आपने मंदिर शैली है, मंदिरों की शैलियाँ हैं, मंदिरों की निर्माण शैली है। जैसे आपने उत्तर भारत के अंदर आपने जैसे नागर शैली नाम सुना होगा उत्तर भारत के अंदर। या फिर जो शिखर युक्त मंदिर होते हैं उनको नागर शैली, उत्तर भारत के जो मंदिर वो नागर शैली बने हैं, जो गुजर प्रतिहार। और फिर आपने दक्षिण भारत के जो द्रविड़ शैली जो पिरामिड नुमा होती है संरचना। या फिर जो बेसर शैली जो उड़ीसा के और जो मध्य भारत के जो मंदिर है वो बेसर, तो उनसे भी भारत के जो स्मारक है उनसे भी, या जो मंदिर शैली इनसे भी पता चलती है कि जानकारी अलग अलग काल के अंदर अलग अलग वो इमारतें अवशेष हुआ करते हैं। इसके बाद जो दोस्तों पुरातात्विक अवशेष जो होते हैं मर्दबांड, मर्दबांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। अब एक मर्दबांड से हमारी क्या जानकारी क्या मिलती है इतिहास के रूप में दोस्तों? मर्दबांड है वो क्या है, जो समकालीन कोई भी समाज उसकी समकालीन तकनीक के बारे में ज्ञान से प्राप्त होती है। तकनीक आज से मतलब जैसे पहले जो मर्दबांड है मिट्टी के बर्तन है वो हाथों से बनाते थे। फिर उसके बाद जो कालांतर में क्या हो गया, जो चाक होता है उनसे बनाने लगे। तो फिर जो तकनीक में परिवर्तन आया, या जो उसके बाद में जो मिट्टी के बर्तनों में जो परिवर्तन आया उनके बारे में उनकी जानकारी मिलती है। या फिर तकनीक और कुशलता, कितनी कुशलता से उन्होंने या कितने गहन ढंग से, या कितनी मतलब उन्होंने शिल्पकारी की है, इस तरह के बारे में जानकारी मिलती है इन्हीं बर्तनों से। जैसे आपने, या फिर इन्हीं बर्तनों से पता चलता है कि जो मान लीजिए जो मर्दबान उनके फैलाव से उनके सांस्कृतिक विस्तार का पता चलता है। मान लीजिए एक किसी खास तरह के जो बर्तन है वो कितने विस्तार में, जो उनके सांस्कृतिक विस्तार का पता चलता है। या फिर उन पे कई चित्र बनाए हुए तो उनसे पता चलता है उस काल के अंदर किस तरह की अलग अलग तरह के जो उन पे चित्र बनाए गए, उन पे जो डिजाइन की गई वो जानकारी मिलती है। दूसरी बात, आपने जो मर्दबांडों के अलग अलग प्रकार, जैसे मान लीजिए ब्लैक रेड वेयर है, जो काले लाल मर्दबांड है, या ओसीपी है जो गेहूं मर्दबांड है, जो हल्के लाल कलर के हुआ करते थे। या पीजीडब्ल्यू जिसको बोलते हैं पिक्चर्ड ग्रे वेयर, जो चित्रित धूसर मर्दबांड बोलते हैं। ये अलग अलग संस्कृति के, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के मर्दबांड अलग है, वैदिक काल के मर्दबांड अलग है। या फिर आप मौर्य काल के अंदर आओगे तो उसको बोलते हैं NWP नॉर्थ ब्लैक पिक्चर्ड वेयर, मतलब जो पॉलिशदार नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, मतलब उत्तरी जो मौर्य काल के अंदर है वो उत्तरी कृष्ण जो पॉलिशदार है वो बर्तन हुआ करते थे। तो इस तरह जो अलग अलग काल के अंदर अलग अलग बर्तन, जैसे वैदिक काल के अंदर अलग बर्तन हुआ करते थे। या फिर जो सिंधु घाटी सभ्यता उसके अंदर अलग बर्तन हुआ करते थे, और उन बर्तनों की अलग अलग संरचना हुई थी। जैसे मान लीजिए अलग अलग काल के दौरान कहीं की बर्तनों के अंदर हत्थेदार बर्तन आने लगे। मान लीजिए कोई जैसे बर्तन है उसका हत्था लगना शुरू हो गया, कहीं की बर्तनों के नीचे वो आधार लगने, मतलब इस छोटी संरचना बन जिसमें आधार के द्वारा नीचे लगाया जाने लगा। इस तरह के अलग अलग आकृतियों में भी परिवर्तन आने लगे। तो ये दोस्तों थे हमारे जो मुख्य रूप से मर्दबांड है वो पुरातात्विक स्रोत थे। अब दोस्तों अगला होता है वो हमारा तो साहित्यिक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत